हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने चल रहे हैं हेलो एल्केन और हेलोजीन क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्या है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहले हम हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हेलो एरीन को हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। पहले हेलो एल्केन के मेथड और भी सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हेलो एरीन की हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो मीन्स हेलोजन और एल्केन आपका सब्स्टिट्यूट होता है एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल एल्केन CnH2n+2 दैट इज अ एल्केन एंड वन हाइड्रोजन रिप्लेस, तो ये आपका एल्काइल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ये एल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा तो हेलो एल्केन क्या है, हेलोजन, और एल्केन का सब्स्टिट्यूट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, यहां पर एल्केन का सबसे पहला कंपाउंड है CH4, यहां से H आप सब्स्टिट्यूट करोगे, हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो एक हाइड्रोजन हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3X, और इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो एल्केन। और इसको हेलो एल्केन और कॉमन नेम में हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। हेलो एल्केन एंड एल्काइल हैलाइड। हम दूसरा कोई हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम अगर C2H6 कर दें और एक H निकाल दें और इसमें कोई भी हेलोजन ऐड कर दें तो ये हो जाएगा C2H5X। ये भी क्या है, आपका हेलो एल्केन है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज अ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ग्रुप। ठीक है ना, इन हाइड्रोकार्बन। अगर हम एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी भी हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं, हेलोजन से रिप्लेस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, जो कि ये है आपका। हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते जाइए, आपको हेलो एल्केन मिलते जाएंगे जो है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो एल्केन। यहां पर मैं आपको इसेंशियली थोड़ा सा बेसिक लेकर के चलता हूं और जिसमें आपको बताता हूं एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है और हेलोजन क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि यहां पर इसका काम होता है एल्काइल ग्रुप, और चैप्टर आप हेलो एल्केन पढ़ रहे हो तो हेलोजन के बारे में आपको जानना ही होगा। देखिए एल्काइल ग्रुप आपका होता है, जो जनरल फार्मूला होता है इसका CnH2n+1, ये एल्काइल ग्रुप है। और यहां पर अगर n की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं तो आपके कंपाउंड्स आते हैं CH3, C2H5, C3H7, ये सारे क्या है आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं, और इनको इन जनरल फॉर्म R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, R से। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, जिसमें आपका जनरल फार्मूला है CnH2n+1, और इसमें CH3, C2H5, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एसेट्रा, ये सारे कंपाउंड आ सकते हैं, आते हैं। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। ये सारी चीजें एकदम बेसिक है, बेसिक से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हमें जानना है हेलोजन के बारे में। हेलोजन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, हेलोजन को हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से, और X इज इक्वल टू होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये होता है आपका हेलोजन ग्रुप। एसिटाइन आता है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हेलोजन ग्रुप हैं। चलिए पार्टिकुलर एक एक हेलोजन सब्सटेंस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कितना इनका जो है क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है रिएक्शन में, या चैप्टर में कितना इन्वॉल्व होंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आपने केमिकल क्लासिफिकेशन में या पीरियोडिसिटी में ये पढ़ा होगा कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन इंक्रीज टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, देन द साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजेस। अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, यहां से यहां आते हैं, तो साइज क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है साइज हमारी, क्या होती है, एटम्स की इंक्रीज होती है, ड्यू टू देयर न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे छोटी साइज है वो फ्लोरीन की है, सबसे बड़ी साइज किसकी है, आयोडीन की। वैसे भी आप लोग जानते हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है, तो साइज इसकी क्या है, बहुत ज्यादा ही बड़ी है। साइज इसकी क्या है, बहुत ही छोटी है। फ्लोरीन की साइज क्या है, बहुत छोटी है, आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। रिएक्शन में कौन ज्यादा इन्वॉल्व हो, कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करे, इसको समझते हैं। फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, इट्स मीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए रिएक्शन में ये मैक्सिमम पार्टिसिपेट नहीं करता ड्यू टू देयर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए इसको रिएक्शन में जनरली हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कराते। इसकी रिएक्शन भी है लेकिन जनरल फॉर्म में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। इसके बाद आयोडीन भी इसी के जैसा है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू देयर मैक्सिमम साइज, लार्जर साइज, इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए जनरल फॉर्म में किसी भी रिएक्शन में हम इसकी पार्टिसिपेट को नहीं कराते हैं। तो आप लोग ये समझिए फ्लोरीन और आयोडीन जनरल कंडीशन में किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फ्लोरीन और ये ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसको हम बताएंगे ड्यू टू देयर लार्जर साइज, ये क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कौन करेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये लोग क्या करते हैं, जनरल रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसकी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। अभी आपने क्या जाना कि व्हाट इज अ हैलोएल्केन, बहुत ही बेसिक है। हैलोएल्केन का मतलब क्या है कि एक एल्काइल ग्रुप और एक हैलोजन ग्रुप दोनों कनेक्ट हुए और क्या मिल गया आपको, हैलोएल्केन। आप ऐसे बोल सकते हो द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये क्या होगा आपका हैलोएल्केन, किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो व्हाट इज अ हैलोएल्केन, आप एकदम पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हैलोएल्केन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। एक एल्काइल ग्रुप और एक हैलोजन, ये आपका अगर कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो क्या हो जाता है, हैलोएल्केन। या ऐसे बोल दो, किसी भी एल्केन से वन और मोर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे, हैलोजन से, वो क्या मिल जाएगा आपका, हैलोएल्केन। और कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड। ये सारी बातें हुई आपकी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन, कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, उसको देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन, इसका क्लासिफिकेशन बहुत से टाइप से है। हम लोग पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहां पर हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला जो हम क्लासिफाइड करते हैं, ए ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत ही सिंपल है, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के बेस पर कितने हैलोजन ग्रुप कंटेंट हैं, कितने हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं किसी कंपाउंड में, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे यहां पर किसी कंपाउंड से अगर मैं कह दूं कि फर्स्ट है मोनो हैलोएल्केन, अगर मैंने कह दिया मोनो हैलोएल्केन, मोनो का मतलब होता है बेटा एक, जिसमें वन हैलोजन ग्रुप क्या हो, ऐड हो, वन हैलोजन ग्रुप क्या हो, ऐड हो, जुड़ा हो, या वन हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसा बोल दीजिए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल लेते हैं बेटा, CH3X, C2H5X और C3H7X, ये सारे क्या हैं आपके मोनो। इसमें देखिए एक हैलोजन है, एक हैलोजन है, एक हैलोजन, तो ये क्या हो जाएंगे, मोनो हैलोएल्केन, जिसमें एक हैलोजन ग्रुप है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग डाई में। अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। डाई का मतलब कितने होंगे, जो है 2 हैलोजन एटम। कितने हैलोजन एटम, 2 हैलोजन एटम। जैसे यहां पर CH2 X लिख दिया और X लिख दिया, या फिर ऐसे मैंने लिख दिया CH3, या ऐसे लिख लो, हाँ CH3 CH2 और X यहाँ लिख दिया और X यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 हैलोजन है, एक हैलोजन ये है और एक हैलोजन ये है, एक हैलोजन ये है, एक हैलोजन ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डाई हैलोएल्केन हो जाएगा, डाई एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बात को समझिएगा, ठीक है। इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं ट्राई हैलोएल्केन, ट्राई हैलो, ठीक है। इसका मतलब कितने आपके हैलोजन एटम होंगे, 3 हैलोजन एटम, ठीक है। यहां पर देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए CHX3, ये आपका क्या हो गया, जिसमें 3 हैलोजन एटम होते हैं। इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है,
CHCl3, इसको बोलेंगे बेटा क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरोफॉर्म। इसमें देख रहे हैं 3 आपके हेलोजन एटम क्या हुए हैं? प्रेजेंट हैं। इसको क्या बोल देंगे? ट्राई हेलोल्केन। डाई का मतलब 2 हेलोजन एटम, मोनो का मतलब 1 हेलोजन एटम, ट्राई का मतलब 3 हेलोजन एटम क्या है? प्रेजेंट है। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? ट्राई हेलोल्केन। और एक बहुत बेसिक सी चीज है, फोर्थ देखते हैं, टेट्रा हेलोजन। टेट्रा में कितने हो जाएंगे? 4। उसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। इसको क्लोरोफॉर्म स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन इसको बोलेंगे। ट्राइक्लोरोमेथेन या मेथेन ट्राइक्लोराइड, मेथेन ट्राइक्लोराइड इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, ये सब छोटी सी चीजें हैं। इसको एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, पायरीन। क्या नाम से जानते हैं इसको? पायरीन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन ग्रुप। ठीक है, बहुत छोटी चीजें, इसलिए इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज करके आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये सारी चीजें हुई कि आपकी जो है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन ग्रुप हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारी चीजें बता दी। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। इसमें एक आता है बेटा, जैसे डाई में हम क्लासिफाइड करते हैं, डाई में क्लासिफाइड करते हैं, एक आता है जेमिनल, जेमिनल, और एक आता है जो है विजिनल, विजिनल। इसको जेम बोलते हैं, इसको विग बोलते हैं। विग, डाई हैलाइड और जेम। जेमिनल का मतलब क्या होता है? आपके एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप लगे हैं, इसे क्या बोलेंगे? जेमिनल। और विजिनल का मतलब 2 एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? विजिनल। जेमिनल ग्रुप क्या होगा? एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप। और विजिनल का मतलब क्या होगा? 2 कार्बन पर आपके 2 हेलोजन ग्रुप, एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े हैं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? विजिनल डाइहैलाइड। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, बी वाला हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, बड़े ध्यान सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये चीजें हैं, इसके बेस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। जैसे यहां पर सपोज दैट कोई फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूं कोई ग्रुप है। अब ग्रुप में आपने हेलोजन पढ़ा, तो ये हेलोजन मान लीजिए ग्रुप है। इस ग्रुप से एक कार्बन है और उस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? एक। इस कार्बन को चेक करेंगे और एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये आपका कैसा हेलोएल्केन हो गया? ये आपका 1 डिग्री हेलोएल्केन है। ग्रुप में अभी आपने पढ़ा हेलोजन, मैं हेलोजन ही लगा दे रहा हूं। ठीक है, हेलोजन लगा दे रहा हूं, ये ग्रुप है। हेलोजन क्या है? ग्रुप है। हेलोजन देखा, हेलोजन के बाद आपको कार्बन चेक करना है और उस कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। आपके एक एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या बोलेंगे आपको? मोनो हेलोएल्केन, ओ सॉरी 1 डिग्री हेलोएल्केन। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से X है, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग? सेकंड डिग्री, 2 डिग्री हेलोएल्केन। कितने डिग्री हेलोएल्केन? 2 डिग्री। यहां पर ये हेलोजन है, हेलोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए हैं, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? 3 डिग्री हेलोएल्केन। बात को समझिएगा, 1 डिग्री से बोलेंगे हेलोजन, हेलोजन से कार्बन, कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री, हेलोजन, हेलोजन से कार्बन, कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री, हेलोजन, हेलोजन से कार्बन, कार्बन से 3 हेलोजन, से क्या बोलेंगे हम लोग? 3 डिग्री। इसके अदर हैंड हम लोग चेक करना चाहें, जिसे एल्काइल ग्रुप देखना नहीं आ रहा है, मान लीजिए सपोज दैट नहीं देख पाएंगे, वो ऐसे चेक करेंगे। ये आपका ग्रुप है, ग्रुप से कार्बन, कार्बन से 2 हाइड्रोजन, कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी। ये ग्रुप है, ग्रुप से कार्बन और कार्बन से एक हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। और कोई भी हाइड्रोजन ना हो तो वो क्या हो जाएगा? टर्सरी। 2 तरीके बता रहा हूं, एक एल्काइल ग्रुप से आप चेक कर सकते हो, एक हाइड्रोजन से चेक कर सकते हो। ये ग्रुप है, ग्रुप से कार्बन, कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो वो प्राइमरी ग्रुप, ग्रुप से कार्बन एक हाइड्रोजन तो सेकेंडरी ग्रुप, ग्रुप से कार्बन कोई भी हाइड्रोजन नहीं तो वो क्या हो जाएगा? टर्सरी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन द बेसिस क्या हुआ जो है? ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं, तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हम क्या करते हैं? इसको क्लासिफाइड करते हैं। इस तरीके से क्लासिफाइड ये हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कितना 1 डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, लेकिन अभी ये बेसिक है, इसको देखिए, आगे हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा, इसके बाद देखते हैं हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं एक आपका जो है ग्रुप होता है नेक्स्ट एलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एलाइल ग्रुप।
और एक ग्रुप होता है बेटा विनाइल ग्रुप, इलाइल ग्रुप एंड विनाइल ग्रुप। इलाइल ग्रुप ये होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड खाली रहे और इस तरीके से ग्रुप को आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। ये इलाइल ग्रुप है, ये इलाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड खाली रहता है, ठीक है। अब यहीं से इतने को उठा करके पेस्ट कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, इतने को उठा कर क्या कर दो, पेस्ट कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, ये पेस्ट कर दिया आपने। और इसे क्या बोल देंगे हम लोग, विनाइल ग्रुप। फिर से सुनिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक बॉन्ड वैकेंट रहता है, खाली रहता है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इलाइल ग्रुप। थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, बेसिक चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। और इसको उठा करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ये क्या है आपका विनाइल ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो इलाइल ग्रुप है, इलाइल ग्रुप से अगर ये कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और यहाँ पर ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हाइब्रिडाइजेशन आपका केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक होता है, वहां से हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है sp3 और ये क्या है sp2। अगर हम निकालना चाहेंगे निकाल भी सकते हैं, यस sp और sp2 कितने जो है इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं, उसी से अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं, sp3 और sp2। यहाँ पे इस तरीके से इलाइल ग्रुप हुआ और विनाइल ग्रुप हो गया, और हमने क्लासिफिकेशन इसका मैक्सिमम पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद इसका एक पॉइंट आता है आईपीएसी। आईपीएसी आप लोग जानते ही होंगे, पूरा आईपीएसी यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। एक आईपीएसी मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत सिंपल से। सपोज दैट कोई आईपीएसी है और उस आईपीएसी को करना है, और आईपीएसी किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, देखिए बेटा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 या CH3 और यहाँ पर Br कर देते हैं, यहाँ पर Br कर देते हैं, और इस कंपाउंड की आपको आईपीएसी लिखनी है। बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है, इसकी आईपीएसी आपको लिखनी है। तो कैसे आईपीएसी करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए। हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहला ये क्वेश्चन है, नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। फिर से सुनिए, 1 2 3, यहाँ जाएंगे तो 4 होगा, नहीं करते हैं इसको, 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई हमारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नंबरिंग हम इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। प्रॉब्लम ये आती है, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता है, वहां पे हम करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर हमारा सब्स्टिट्यूट आता है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सब्स्टिट्यूट में Br लगा हुआ है, ये सब आप जानते होंगे क्योंकि आईपीएसी 11th में पढ़ा जाएगा, इसलिए मैं ओरली आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ की बात नहीं है, 12th की बात नहीं है, 11th में आप जो है आईपीएसी आइसोमेरिज्म सारी चीजें पढ़ते हो, वहां की ये बात है, लेकिन आप देख लीजिए थोड़ा सा। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करें, 1 2 2 पर आपका आ रहा है सब्स्टिट्यूट, क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो इधर से नहीं करेंगे। 1 2 दूसरे पे आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, नंबरिंग हमारी इधर से होगी, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, किस पोजीशन पर है, 4 पर लिखेंगे हमारा ब्रोमो, ठीक है, 4 पर हमारा हो गया ब्रोमो। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ, सॉरी अभी 3 पर मिथाइल भी है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं 4 ब्रोमो और 3 मिथाइल, उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, पेंट है, और किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है सेकंड पर। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट, और 2 पर क्या लगा देंगे, इन, इसको बोल सकते हैं पेंटीन, पेंटीन 2, पेंट 2 इन है, पेंटीन 2, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करो, इनका नॉमेनक्लेचर कर लो। नॉमेनक्लेचर में आइसो नियो ये सब भी सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत बेसिक है, इसको आप लोग देखिएगा। हम थोड़ा रिएक्शन पर आते हैं, रिएक्शन जो कि मेन पार्ट है इसका, वहां पर हम लोग चलते हैं और उसको जो है अच्छे तरीके से क्या करते हैं, देखते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। और देखिए यहाँ पर जो हैलोएल्केन है उसे आइसोमेरिज्म भी देखते हैं। आइसोमेरिज्म आपका जैसे आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको हल्का से बता दे रहा हूँ। आइसोमेरिज्म बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जो है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। स्टीरियो में 2 होते हैं, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। तो पहले चैप्टर में ऑप्टिकल में थोड़ा सा आपको पार्ट मिलेगा जिसमें आपको डायस्टेरियोमर्स, एंजियोमर्स, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर, मेसो कंपाउंड और व्हाट इज अ कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगी। अभी वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, जो चीजें मिल रही हैं आधे 40 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, वही हम आपको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और स्ट्रक्चरल में आपको पढ़ना होगा चेन आइसोमेरिज्म, आप देखते हो, पोजीशन आइसोमेरिज्म देखते हो, ठीक है।
उसके बाद आप देखोगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये सब लिख रहे हैं, आप जान रहे हो। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल। उसके बाद आप पढ़ोगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक आएगा आपका टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, चेन, पोजीशन, ये हो गई, बहुत सारी हैं। और एक मेटामेरिज्म भी ले लीजिए, मेटामेरिज्म भी आएगा, मेटामेरिज्म। तो ये चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, टाटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये इतने टाइप की है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये सब पार्ट आपका 11th में है, इसमें थोड़ा सा आपको कंटेंट मिलेगा इसका, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफर इन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में चेन में अगर डिफर हो तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन में डिफर हो तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन में अगर डिफरेंट हो तो ये इस तरीके से आप क्या करोगे आइसोमेरिज्म में काउंट करते हो। जैसे C4H9Br है, इसके हाउ मेनी स्ट्रक्चरल, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल और हाउ मेनी चेन आइसोमेरिज्म, ये आप इसमें क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, बता सकते हो। C4H9Br में कितने चेन आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो उसका जो है तरीका होता है। और तरीके से हम क्या करते हैं, एक पहले कंपाउंड का सीधे रिंग नॉर्मल चेन का आइसोमर बनाते हैं, उसके बाद बहुत सारे आइसोमर्स के बनाते हैं, 3 या 4 बनेंगे, इसके आप लोग क्या करो बना लोगे, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा पार्ट रहा इसमें। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेफिनेशन, व्हाट डिफाइन करें कैसे करेंगे हैलोजेन को। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। उसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एलाइड और विनाइल ग्रुप। उसके बाद हमने पढ़ा जो है इसमें थोड़ी सी आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म है, ये सारी बातें हमने क्या कर ली, इसमें सीख ली और समझ ली। ये सब चीजें हो चुकी लगभग। इसका जो है क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन या बेसिक पार्ट क्या होता है हैलोजेन का खत्म होता है। ये थोड़ा स्पीड में है इसलिए कि इसमें कुछ था नहीं, बहुत ही बेसिक चीजें थी, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। इसका क्लासिफिकेशन हैलोजेन का कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल तरीके से जो पढ़ा हो वो सबको आता है ये सब चीजें। अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन पर, प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन, वहां पर चलते हैं और उसको थोड़ा सा देखते हैं। इतना टाइम है 10-20 मिनट, उसमें देख लेते हैं और जो मेनली रिएक्शन है उसको आपसे चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन, यहाँ इसकी प्रिपरेशन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन, प्रिपरेशन के बहुत सारे क्या कहते हैं कि इसके मेथड्स हैं। स्टार्ट से हम लोग करते हैं। पहला क्या है बेटा, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड या हैलोजेन बनाएंगे। तो एल्कोहल से 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे एल्कोहल ले लिया आपने और एल्कोहल की हमने रिएक्शन करा दी, कंसंट्रेट HCl, और यहाँ पर हमने ले लिया एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RCl प्लस H2O बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हमने कंसंट्रेट HCl ले लिया, एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया, और क्या बन गया जो है हमारा ये एल्काइल हैलाइड, और इसे ही क्या करना था, हमको बनाना था, ठीक है। मैक्सिमम रिएक्शन में मैंने पहले आपको बता दी है, क्लोरीन या ब्रोमीन मान लीजिए ये है। और ध्यान सुनिएगा, जैसे कि नोट पॉइंट में हम ये बोल देंगे, यहाँ पर कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 को हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। एल्कोहल में हम लोग इसको पढ़ेंगे ल्यूकास, ये रिएजेंट होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपके लिए हो गई। पहला प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्कोहल से है, इसमें पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, हमने एल्कोहल की रिएक्शन करा दी फास्फोरस हैलाइड से। फास्फोरस हैलाइड के 2 होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। फास्फोरस होता है बेटा 15, 2, 8, 5, तो इसकी वैलेंसी 200 होती है, क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। ध्यान सुनिएगा, फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये 2 वैलेंसी मतलब वेरिएबल वैलेंसी क्या करता है, शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी में इसकी एक वैलेंसी 3 हो जाएगी और एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5। तो ये दोनों ओवरलैप करके 3 वाली वैलेंसी से कंपाउंड बनाते हैं, जैसे PCl3, और 5 वाली से बनाते हैं PCl5। तो दोनों प्रकार के आपको दोनों टाइप्स के कंपाउंड मिलेंगे। एल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले मान लीजिए हम करा लेते हैं PCl5 से करा लेते हैं,
और इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी केस आता है, PCl5 सॉलिड और गैस का स्टेट आता है, उसकी बात नहीं करेंगे, जिनमें इन्वर्जन और रिटेंशन की बात आएगी। अभी केवल आप सिंपल चलिए, ठीक है, जो भी बातें चल रही है। एल्कोहल लिया, फास्फोरस का हैलाइड लिया, और फास्फोरस हैलाइड में मैंने PCl5 लिया। PCl5 का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। PCl5 का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और इसके बाद ये आपका Cl और ये Cl, ये क्या हो गया, PCl5 हो गया, ठीक है। सुनते रहिए। अब यहां पर देखिए क्या कंपाउंड बनेगा, P, और आपको बनाना क्या है, RCl बनाना, बना दिया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, RCl बनाना बना दिया, बचा क्या आपके पास, POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड। क्या बचा बेटा, फास्फोरिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड। दिख रहा है क्या है ये, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद क्या बचा बताएंगे आप लोग, POCl3, इसके बाद बचा जाएगा HCl, में भी देख लेते हैं, RCl, POCl3, हाँ HCl बच जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपकी रिएक्शन हो गई। पहले रिएक्शन आपने ल्यूकास से करा दिया, दूसरी रिएक्शन आपने इससे करा दिया। फास्फोरस का एक हैलाइड और ले लेते हैं, और वो हैलाइड है बेटा ROH प्लस PCl3। यहाँ पर देखिए आप सीधे सीधे देख लो, 3 Cl है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल हैलाइड बनाना है, 3 Cl है, तो यहाँ पर हम कितने R ले लेंगे, 3R ले लेंगे यहाँ पर, और देखेंगे 3R और 3 Cl, 3R और 3 Cl, 3R ये है और 3 Cl ये है, बन गया। प्लस क्या बचेगा, क्या बचेगा, H3PO3, ध्यान सुनिएगा, H3PO3, ये आपका बन जाएगा H3PO3, ये बन जाएगा H3PO3, ये बन जाएगा। इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक एसिड, या फास्फोरिक एसिड आप नॉर्मली बोल सकते हो, और ये एल्काइल हैलाइड आपका बन गया, ये आर्थोफास्फोरिक एसिड है। लिखना चाहो तो आप लिख लो, कोई बात नहीं, आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो 3 मेथड हो गए, एल्कोहल से आपने ल्यूकास से बना दिया, एल्कोहल से आपने फास्फोरस के हैलाइड ले लिए, ठीक है, ये हो गया। और एक मेथड आपको यही और बता दे रहे हैं, जिसका नेमिंग रिएक्शन में जिक्र आता है। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। जिसका नेमिंग रिएक्शन में जिक्र आता है हमारा, और वो हमने एल्कोहल ले लिया, और एल्कोहल की रिएक्शन हम SOCl2 से कर देते हैं, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। और यहाँ थोड़ी सी पिरिडीन ले लेते हैं, थोड़ी सी पिरिडीन लेंगे, ठीक है, एल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड और पिरिडीन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, RCl आपको बनाना है, बना दिया आपने, और इसके बाद SO2, क्या बना दिया, SO2, इसके बाद क्या बचेगा, HCl, ठीक है, ये आपका एल्काइल हैलाइड से बन गया। तो ये आपकी रिएक्शन थी जो है, एल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड, पिरिडीन, RCl, SO2 और HCl, ये आपका डार्जेन रिएक्शन, इसको नेमिंग रिएक्शन से जानते हैं, उस रिएक्शन का नाम है डार्जेन रिएक्शन। डार्जेन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है डार्जेन रिएक्शन, और बहुत सिंपल से रिएक्शन है, एल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड, पिरिडीन, एल्काइल, ये बन गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ओके है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ जो है, एक डार्जेन रिएक्शन हो गई, डार्जेन रिएक्शन में हमने ये बना लिया। ये तो पहला मेथड था फ्रॉम एल्कोहल से, और जो कि हमने सब कुछ बना लिया। फिर से आप सुनिए, ल्यूकास रिएजेंट, फास्फोरस के हैलाइड मैंने 2 ले लिए, उसके बाद डार्जेन रिएक्शन और भी है, जैसे आपने बहुत सिंपली इसको कर दिया, एल्कोहल लिया, और ये सिंपल रिएक्शन है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, जनरली आपको बता दे रहा हूँ। रेड फास्फोरस और हेलोजन ले लिया, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एक रिएक्शन है। तो मेन में रिएक्शन हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन आती है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इसको आप लोग समझिए अच्छे से। फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, किसी भी एल्केन का हमको हैलोजिनेशन करना है। एल्केन इन सेंस मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ, देखिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। ये हमने एल्केन ले लिया, हैलोजिनेशन मतलब इसका हैलोजिनेशन करना है। सपोज दैट हमने यहाँ पे Cl2 ले लिया, और ध्यान सुनिएगा, ये जो रिएक्शन होती है वो फोटोनिक एनर्जी, हीट
या लाइट के प्रेजेंस में होती है। फोटोनिक एनर्जी हीट या लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। बड़े सिंपल से देखिएगा, हैलोजिनेशन रिएक्शन फोटोनिक एनर्जी हीट और लाइट के प्रेजेंस में ही होगी। होता क्या है, वही सिंपल सी बात होती है कि H निकालो और हैलोजन क्या कर दो, ऐड कर दो। हमने क्या किया, H निकाल दिया, यहाँ से HCl होगा और हमने हैलोजन जोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये फर्दर क्या करेगी, प्रोसीड करती चली जाएगी रिएक्शन। मैं अब आगे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे नीचे ही लिखते चले रहा हूँ, इसको सुनिएगा, एक ही लाइन में हो जाती है रिएक्शन। CH3Cl फिर से Cl2 से रिएक्शन कराया और सब कुछ वही है, ऊपर जितना भी कैटल आपका है, और यहाँ से फिर से HCl निकाल देंगे तो बन जाएगा CH2Cl2, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको क्या कर देंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे Cl2 प्लस Cl2 और यहाँ पे सब कुछ वही है, HCl निकलेगा, यहाँ बन जाएगा CHCl3। इसको फिर से यहाँ लेते हैं CHCl3, फिर से Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, सब कुछ वही, HCl निकलेगा, CCl4 बन जाएगा। ध्यान सुनते रहिएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे बने, ये सारे प्रोडक्ट्स बने, सबके नाम भी हैं। नाम आप लोग जानते ही होंगे, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, और ये क्या हो जाएगा मेथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन, ये कार्बन ट्राइक्लोराइड या ट्राइक्लोरोमेथेन, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, ये हो जाएगा, सारे सभी के नाम हैं, ठीक है ना। ये क्या हुई, जो है आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो गई और ये बन गई। अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग समझते हैं, इस रिएक्शन का टाइप क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर मैं आपसे बात करूं टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, कैसे रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है, अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, किस टाइप की रिएक्शन है, एलिमिनेशन क्या है। तो आप सिंपली ये कहोगे कि सर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है भाई, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल रिएक्शन आपने क्यों कहा, बहुत सिंपली आप देखोगे कि यहाँ जब फोटोनिक एनर्जी आती है तो इसको हम मान ही लेते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है, फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन है। और फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन में होता क्या है, रेडिकल्स कन्वर्ट होते, रेडिकल्स मिलते हैं। जैसे सिंपली आप देखोगे H और H है, यहाँ पे Cl2 यहाँ इससे जुड़ना है, Cl2 हमारा बॉन्ड फिजन होगा, बॉन्ड फिजन होगा, और बॉन्ड कैसा फिजन होता है, होमोलिटिक होता है। कैसा बॉन्ड फिजन होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। जब इसका बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल मिलेगा और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेगा, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल मिलेगा, Cl फ्री रेडिकल मिलेगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में जो ये कैटलिस्ट है, हीट, लाइट, फोटोनिक एनर्जी, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमेशा फ्री रेडिकल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है तो वहां से आयन्स हमारे क्या होंगे, बनेंगे। उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी केवल इसी बात करते हैं कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमारा फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, फ्री रेडिकल टाइप से क्या है हमारी रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी होता है इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे सिंपल ये एकदम ऐसे बनेगा, यहाँ से फिर Cl का इसमें जो है Cl पहले बनेगा इनिशिएशन में, और उसके बाद जो है CH3 जुड़ेगा, ये सब सारे उसके मैकेनिज्म है। तो आपने क्या देखा कि जो ये हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपकी फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन। और फ्री रेडिकल टाइप में ये आपका हीट, लाइट और फोटोनिक एनर्जी क्या होती है, प्रेजेंस होती है, और इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है होमोलिटिक। अब दूसरी बात इसके बारे में बताने चल रहा हूँ। दूसरी बात सुनिएगा, यहाँ देखिए, ठीक है, यही चलिए यही बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए कि क्या रिएक्शन ये बेस्ट है, बढ़िया रिएक्शन है हैलोएल्केन के फॉर्मेशन के लिए, तो आप कहोगे सर, आपका आंसर क्या होगा, वो बात की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहोगे सर इसको लैब के लिए बेस्ट मेथड नहीं है। उसका कारण मैं बताऊंगा, किसके लिए बेस्ट मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड ये बेस्ट है। लैब के लिए क्यों ये बेस्ट मेथड नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। बेटा जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, इसके प्रेजेंस में स्टार्ट हुई, तो आप कहोगे कि सर मैंने मीथेन लिया और ये हैलोजन लिया और मैंने ये बना दिया, ठीक है, आपने बना दिया, लेकिन फर्दर ये कहे कि रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड नहीं होगी, यहाँ रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। ये फर्दर प्रोसीड करती चली जाती है रिएक्शन, ये बनेगा तो उसके बाद तुरंत ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। सपोज दैट आपको बनाना ये था, रिएक्शन में आपको बनाना ये था, ऑब्टेन ये करना था, लेकिन ये रिएक्शन क्या हुई,
एक बार इनिशिएट हुई तो बार बार जो है रिएक्शन में ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। बनाना आपको ये था, फिर उसके बाद आप इसको क्या करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अलग करोगे, डिस्टिल करोगे, मतलब जो भी प्रोसेस है इसको प्योरीफाइड करने के लिए, अलग करने के लिए, फिर आप उसमें अलग करने बैठ जाओगे। तो इसलिए बेस्ट रिएक्शन का मेथड नहीं है लैब के लिए, ठीक है, क्योंकि आप इसको बनाना चाहते हो प्रोसीड रिएक्शन यहां तक कर जाएगी, प्रोसीड रिएक्शन यहां तक कर जाएगी, इसलिए ये लैब के लिए बेस्ट मेथड नहीं है, इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन के लिए बेस्ट मेथड है। तो मैं ये जहां तक जानता हूं कि हैलोजेन रिएक्शन आपकी जो है क्या हुई, बेस्ट हुई। मैंने आपको बताया था क्लोरीन, जैसे क्लोरीन रिएक्शन करेगा वैसे कौन रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन रिएक्शन करेगा। फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करेगा और आयोडीन रिएक्शन नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा लेकिन एक्सप्लोजिव कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब सब कुछ वही बनेगा, CH3 बनेगा, तो उसको बनाने से हमको फायदा नहीं है, वो एक्सप्लोजिव आपका नेचर हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। आयोडीन के बारे में हम बात करते हैं, आयोडीन से रिएक्शन हुई तो क्या होगा, कैसे होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। सपोज दैट CH4 I2 से रिएक्शन किया आयोडीन से, क्लोरीन ब्रोमीन के केस में वही सेम चीज बनेगा, फ्लोरीन नहीं बनाएगा, उसको मान के चलिए कि फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगी, एक्सप्लोजिव कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन आयोडी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। आयोडी से जब रिएक्शन किया तो ये बनाएगा CH3I, क्या बनाएगा, CH3I बनाएगा, और इसी के साथ क्या बनाएगा, HI बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा, ये बना लेगा। और ये क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड बेस्ट मान के छोड़िए, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़े होंगे तो जानिएगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग क्या होता है, उसको आप 11th में पढ़ोगे। सुनिए, मैं इतना बता रहा हूं होगा क्या, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है, इस CH3I को फिर से कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH4 में। ये HI, इससे रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट मिला और इसके साथ को प्रोडक्ट HI मिला जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इसको फिर से कन्वर्ट कर देगा इसमें CH4 में। तो अब क्या हो रहा है, रिएक्शन करवा रहे, ये मिल रहा है, इसको फिर से कर दिया, तो क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी आगे, नहीं प्रोसीड होगी। जब तक कौन है, जब तक HI है, जब तक HI है रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो हम कुछ ऐसा काम करें कि यहां से हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसा एजेंट लेते हैं, एक कैटलिस्ट लेते हैं, एक एजेंट लेते हैं जो कि HI को क्या कर दे, खत्म कर दे। और वो एजेंट ले सकते हैं हम लोग HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आयोडिक एसिड HiO3, इसका नाम है आयोडिक एसिड, हम ले सकते हैं, इसको लेंगे। तो ये क्या करेगा, HI को खत्म कर देगा। प्रॉब्लम हमारी क्या है, HI है, ये HI को खत्म कर देगा, बिल्कुल इस रिएक्शन में से क्या कर देगा, हटा देगा। तो हमारा क्या होगा, यहां से यहां कन्वर्ट होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो आयोडिक एसिड ले लिया। अब आयोडिक एसिड आप ऐसे दिखा सकते हो, करता क्या है, ये HI यहां पे लेंगे, ये आयोडिक एसिड रहेगा, और आयोडिक एसिड I2 बनाएगा। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बैलेंस के फॉर्म में, क्या बैलेंस होगा, I2, ठीक है, और ये बना लेगा 3H2O और 3I2, ठीक है, 3H2O और 3I2, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है, आयोडिक एसिड लिया और ये बना लिया, ठीक है। आयोडिक एसिड इस HI को कन्वर्ट इसमें कर देगा और इन सबका कोई मतलब नहीं, यूटिलाइज हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर HI रिड्यूसिंग एजेंट है और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ले लेते हैं हम, कौन सा, ये HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर देगा, खत्म कर देगा। अब यहां से ये रिएक्टेंट से हमको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर HI रहता तो ये जो प्रोडक्ट मिला है फिर से कन्वर्ट हो जा रहा था, बार बार इसमें कन्वर्ट हो जा रहा था। इसलिए इसको खत्म करने के लिए HI को हमने क्या लिया, आयोडिक एसिड लिया, HiO3 लिया, जो कि फिर से HI को क्या कर दे रहा है, यूटिलाइज कर दे रहा है। तो ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड हुई। अब हमने क्या बना लिया, फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो रिएक्शन में बहुत कुछ है, अभी एक रिएक्शन हम और बता देते हैं, लेकिन ठीक है, चल देखते हैं कितने टाइम का वीडियो है। 40 मिनट। एक रिएक्शन और करते हैं, पूरे 1 आवर का ये वीडियो बन जाए।
सिंपली हम लोग देखेंगे रिएक्शन है, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं समराइज फॉर्म में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 40 मिनट की क्लासेस हो गई हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। एक रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल से हमको एल्काइल हैलाइड बनाना है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हमको क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। देखिए सिमेट्रिकल का मतलब ये है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपके नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डबल बॉन्ड के दोनों एडजेसेंट पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो क्या है, सिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन के नंबर क्या हो, सेम ना हो। ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। ठीक है, ये सिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल। मेरी बात सुनिए, अगर इसमें हमको हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है तो डबल बॉन्ड के किसी भी बॉन्ड पर हैलोजन लग जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। चलो भाई, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इन सिंगल बॉन्ड, और मान लीजिए हाइड्रोजन यहां पर लगे, हो जाएगा CH3, X इस पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर हमको एसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है तो वो विद इन रूल लगेगा। वो रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अभी मैकेनिज्म भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एक जनरल फॉर्म में चैप्टर का थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। अगर हम इसको मैकेनिज्म एसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करना है तो हमको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से समझना पड़ेगा। बहुत ही साधारण रूल है, मैं कंपैरिजन करके है तो इसमें बहुत कुछ मैं कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूं, उसको देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है द पॉजिटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड attached carbon on which number of H maximum। ठीक है, मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, देखिएगा, इसको छोड़िए, मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, सुनिएगा। ये एसिमेट्रिकल एल्कीन हमने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड मतलब Cl हम ले रहे हैं। HCl का एडिशन कराना है हमें, CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर HCl ऐड कराना है। तो कैसे HCl का एडिशन होगा, ये मार्कोनिकॉफ कहते हैं कि इसका पॉजिटिव पार्ट आपको पता होगा H+ और Cl-, इसका पॉजिटिव पार्ट इस डबल बॉन्ड के उस कार्बन से ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है। इसको आपको नहीं देखना है, यहां देखना है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये, और इन दोनों कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पे ज्यादा है तो ये प्लस वाला पार्ट यहां पे जाके जुड़ेगा। बहुत सिंपल सा रूल है। देखो CH3 लिख दिया मैंने और इसके बाद CH लिख दिया। अब डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद क्या है, CH2 है, और इसी पार्ट पर जाकर के ये जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा ये, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा कि हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर इसको नहीं देखना है, इन दोनों में देखना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जाकर के ये जुड़ जाएगा, CH3 हो गया। ये माइनस वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, यही क्या है मार्कोनिकॉफ का रूल। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है। किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होती है। तो हमें रूल समझना था, रूल हम लोग समझ गए। किसी भी रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। ये हमारा क्या हुआ, जो है मार्कोनिकॉफ रूल हुआ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या हुआ, इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्स, जस्ट उल्टा। और देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ का एक नाम और है, इसको खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं।
खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं, या इसको पराक्साइड भी, मैं इधर लिख रहा हूं, और इसको पराक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। साइंटिस्ट हैं खेरास, एंटाई मार्कोनिकॉफ और पराक्साइड इफेक्ट, इसको इस नाम से भी जानते हैं, एंटाई मार्कोनिकॉफ, खेरास और पराक्साइड इफेक्ट। ठीक है, यहां पर एसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। आप ध्यान सुनिएगा, एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल में स्पेशली इन्होंने जो रिएजेंट लिया, जो रिएक्टेंट लिया, वो रिएक्टेंट लिया ब्रोमीन का, HBr लिया। क्या लिया? HBr लिया। इस बात को याद रखना होगा, यहां पर इन्होंने HCl नहीं लिया, HI नहीं लिया, HF तुम्हारे लिया ही नहीं जाएगा, इन्होंने स्पेशली क्या लिया? HBr लिया। और अब रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? पराक्साइड के प्रेजेंस में होगी। यहां पर लिखा रहेगा स्पेशली, मैं इस रिएक्शन को यहां लिखूंगा, यहां लिखा रहेगा पराक्साइड के प्रेजेंस में। और वो पराक्साइड होता है बेटा बेंजॉइल पराक्साइड। कौन सा पराक्साइड? बेंजॉइल पराक्साइड। यहां पे कौन सा पराक्साइड होता है? बेंजाइल। फार्मूला क्या होता है? मैं इधर लिख रहा हूं C6H5COO और C6H5 ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, ये बेंजाइल पराक्साइड है, C6H5COO CO C6H5, ये बेंजाइल पराक्साइड है। C6H5COOO और ये पराक्साइड बॉन्ड है C6H5, ये आपका बेंजोइल पराक्साइड, इसके प्रेजेंस में होगी। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा? इसके जस्ट उल्टा। इन्होंने कहा था पॉजिटिव वाला जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ये क्या कहेंगे? पॉजिटिव वाला जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। कहां पर होगा? यहां पर देखो CH3 मैंने लिख दिया, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हाइड्रोजन कम है, यहां पर पॉजिटिव वाला पार्ट H वाला पार्ट आ जाएगा CH2, और CH2 अब निगेटिव वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा CH2, और मैं Br लिख दे रहा हूं, CH3 CH2 और Br, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे ये प्रोडक्ट बना और इससे ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, इस दोनों से क्या बना? ये प्रोडक्ट बना, और इसको हमने देखा H वाला पार्ट यहां जाके आया जहां पे हाइड्रोजन कम, क्योंकि इसके रिवर्स में ये नियम है, ये रूल है, और नेगेटिव वाला यहां पे आ गया। अब बेस्ट क्वेश्चन इससे ये बनता है कि आप बताइए कि मार्कोनी का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि एंटाई मार्कोनी? प्रोडक्ट ये बना, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ये बना, ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल है कि ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल है? तो हम आइए देखते हैं। यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, निकलेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH प्लस और CH3। यहां से ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पे बनेगा CH3 CH2 और CH2 प्लस। ध्यान सुनिएगा, यहां से ब्रोमीन निकला माइनस में, ये प्लस, और यहां से ये प्लस, यहां पे क्लोरीन निकला, ये प्लस और ये। मैं आपको बता रहा हूं ये 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंड डिग्री। कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। कैसा कार्बोकैटायन है बेटा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और ये कैसा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन या 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। और आपको पता होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन C+ क्या होता है? टर्सरी इज ग्रेटर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो इस वजह से ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो जो मार्कोनी का प्रोडक्ट होता है, मार्कोनी का प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? एंटाई मार्कोनी का प्रोडक्ट से। मार्कोनी का प्रोडक्ट एंटाई मार्कोनी का प्रोडक्ट से क्या होता है? ज्यादा ही स्टेबल होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये टर्सरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी फिर कार्बोनेट। एक बात और बता दे रहा हूं आपको यहीं पर, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है वो कहां से आती है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। कहां से आती है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। नंबर ऑफ H से। यहाँ पे 3 3 6 H है और 7 है, और यहाँ पर ये इतने ही है। ठीक है, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम उसको कोरिलेट करते हैं, जो कि GOC के 11th पार्ट में है, तब जाकर के मार्कोनी। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो कि नीट आईटी में और नीट वगैरह में आए हैं, आईटी मेंस में भी आए हैं। किस तरीके से स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं और चेक करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लगभग 1 घंटे की। नहीं तो मेरे सबसे खूबसूरत आपको मैं बताता है SN1 और SN2 रिएक्शन किस तरीके से हम लोग अच्छे से समझते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन है। मैं उसको चेक करके उसको भी बना दूंगा कभी जो है, लेकिन बहुत ही लंबी वीडियो, लगभग 1 घंटे की हो गई है। तो यहाँ तक हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। थैंक यू।